चलो बेटा अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर में मैं आपको 7, 9 एंड 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जो हमारे 2 क्वेश्चन रह जाएंगे ना, उन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो उन्हें मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, अभी के लिए ये देख लो, बाकी के जो 6 एंड शायद 8 रह जाएंगे उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, समझाने में बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increased uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it take the strike the ground? After what time will it strike the ground? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, तो बेटा हमने सुंदर सा डायग्राम बना लिया है, और इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। देखो देखो बेटा, तो इसमें हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि देखो, एक बॉल को जेंटली ऊपर से 20 मीटर की हाइट से क्या किया गया था, ड्रॉप किया गया था। मैंने आपको कई बार बताई है चीज़ कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिराई जाती है, फेंकी नहीं गिराई जाती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, ऊपर से गिराई गई, ऊपर से ये बॉल जो है हमारी गिराई गई। ओके, अच्छा, तो ये पूछ रहा है जब 20 मीटर की हाइट से जब इसको गिराया गया नीचे, तो इसकी वेलोसिटी, तो इसके पास एक्सेलरेशन कितना था, इसके पास एक्सेलरेशन कितना था, तो एक्सल देखो, ऊपर नीचे वाले केस में तो एक्सेलरेशन तो हमेशा सेम होता है, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी मुझे दे दिया, कितना दे दिया, जी कितना दे दिया, जी दे दिया बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, मुझे हाइट दे दी, इसका मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, वो कितने दिए 20 मीटर। ओके, क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉल नीचे गिरेगी ना, जब ग्राउंड को टच करेगी, तो कितना टाइम लगेगा, है ना, कितना टाइम लगेगा, और जब ये बॉडी जब ये और जब ये बॉडी हिट करेगी ना, इसे मैंने क्या बोला, जब ये बॉडी से हिट करेगी ना, तो ये किस वेलोसिटी से इसे हिट करेगी, बात है समझ में, ये किस वेलोसिटी से इसे हिट करेगी। मतलब कि देखो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब ये ग्राउंड को हिट ही कर देगी, तो उसकी वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर काय की वेलोसिटी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, तो फिर काय की वेलोसिटी। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन वो ये पूछ रहा, देखो उसके कहने का मतलब समझो, किस वेलोसिटी से हिट करेगी, मतलब कि ग्राउंड को जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले तो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो होगी। मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई है पिछले वाले लेक्चर्स में कि जब कोई बॉडी को हम ऊपर से फेंकते हैं ना, तो जस्ट ग्राउंड से टच होने से पहले उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ये उस वेलोसिटी को पूछ रहा है जो ग्राउंड से जस्ट टच होने से पहले होगी इस बॉल के पास, ठीक है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 दी है, और ग्राउंड से जस्ट पहले टच होने से पहले उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। उसी वेलोसिटी से तो भाई ये से हिट करेगी, है ना। आगे बात समझ, चलो कैसे निकालूंगा बताओ, कैसे निकालूंगा, यानी कि मुझे इसकी यू तो दे दिया है, इसका वी भी इसने पूछा है, ठीक है, इसने इसका वी भी पूछा है। चलो तो देखो, मुझे वी भी इसका फाइंड आउट करना है, और टाइम तो करना ही करना है। पहला क्वेश्चन है कि वी फाइंड करो, तो वी फाइंड मैं कैसे करूँगा बताओ, वी फाइंड बताओ मैं कैसे करूँगा, कर सकता हूँ क्या वी फाइंड। देखो कौन कौन सी इक्वेशन होती थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होती थी। अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए बताओ कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, बताओ क्या ये लगा दूं। देखो v दिया है क्या, बड़ा वाला नहीं दिया,
मतलब कि ये मुझे फाइंड करना है। ओके चलो चल जाएगी। यू दिया है, यू दिया है, ए दिया है क्या, ए दिया है, ए भी दिया है, लेकिन टाइम नहीं दिया, ऐसे हटाओ, नहीं लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। दूसरी देखो तो ज़रा, देखो डिस्प्लेसमेंट दी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये देखो दिया है क्वेश्चन में, देखो ये यू दिया है, यू भी दिया है, टी दिया है, टी नहीं दिया ना ना ना, टी नहीं दिया, टी दिया ही नहीं है, टी नहीं दिया। बट यार एक चीज़ है यार, मुझे टी निकालना भी तो है, मुझे निकालना भी तो टी। अच्छा चलो इससे थोड़ी देर के लिए मैं रोक देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो फाइनल, देखो बात की कुछ, देखो फाइनल वेलोसिटी दी है, नहीं दी है, निकालनी है। ओके इनिशियल वेलोसिटी दी है, टू दिया है, ए दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। यानी कि कहने का मतलब है, देखो टाइम तो इस वाली क्वेश्चन से निकल आएगा, टाइम और वेलोसिटी फाइनल वाली दोनों ही तो निकालनी है। तो देखो टाइम तो इस वाली वेलोसिटी से निकल आएगा, और इस वाले फॉर्मूले से निकल आएगा, और मेरा फाइनल वेलोसिटी इस वाले फॉर्मूले से निकल आएगी। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, जब इस वाले फॉर्मूले से मेरी फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी ना, ये वाली, इस वाले फॉर्मूले से जब मेरी फाइनल वाली वेलोसिटी निकल आएगी ना, तो फिर फाइनल वेलोसिटी तो मेरी आई जाएगी, तो उस वी को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यू मुझे दिया ही है, ए मुझे दिया ही है, टाइम मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। मतलब कि अगर मेरा वी निकल गया ना, अगर मेरा फाइनल वेलोसिटी अगर मेरा निकल गया, तो मैं क्या कर दूंगा, या तो मैं इससे टाइम निकाल लूंगा या फिर मैं इससे टाइम निकाल लूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही टाइम है, पता है सर में। और अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि वी निकालने से पहले पहले मेरा टाइम निकल आए, तो मैं सीधी सीधी ये वाली इक्वेशन लगा दूंगा। देखो इनिशियल दी है, टाइम दिया है, ए दिया है, सॉरी टाइम तो मुझे निकालना है, और टाइम मुझे निकालना है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप बताओ आप क्या करोगे, पहले बताओ अब क्या करोगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, सीधा साधा टाइम निकाल लेते हैं कि इसे यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो टाइम के लिए मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, ये वाली लगाऊं, बताओ। चलो एक काम करते हैं, वी निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इस वाली वी को ना इसमें डाल दूंगा, जिससे कि मेरा टाइम इसी तरीके से निकल आएगा, इसी तरह से निकल आएगा। एक काम करते हैं यार, देखो इसे लगा के पहले, देखो ये क्वेश्चन हर तरह से हो सकता है, हर तरह से, ठीक है, जैसे आप चाहो, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस टाइम निकाल लेंगे इस वाली क्वेश्चन से, ठीक है। चलो देखो क्या करूँगा, पहले बी पॉइंट की बात करूँगा, ठीक है। बी में आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है, टाइम पूछा है, तो देखो टाइम के लिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम का मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने दो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 10 है ना, माइनस का लूँगा प्लस का लूँगा, प्लस का लूँगा क्योंकि ऊपर से नीचे बॉडी जा रही है ना। टाइम मुझे चाहिए, तो टाइम का मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो ये कर जाएगा 2 5 जा, अब देखो कितना बचा 20 इस इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचा 5t का स्क्वायर ही तो बचा, बताओ 5t का स्क्वायर ही तो बचा। देखो ये तो मेरा टी गया है, यहाँ पर कितना बचा था 1 का मल्टीप्लाई मैंने 5 में कर दिया, तो 5t और स्क्वायर है ना। चलो अब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, तो 20 मैंने यहाँ पर रखा, 5 को नीचे ले आया, कितना बचा टी स्क्वायर, अब दोनों काट दो, 5 4 जा, 5 4 जा। अब देखो ये जो मेरी वैल्यू निकली है ना बेटा, ये जो वैल्यू मेरी निकली है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 की निकली है, मतलब कि टी स्क्वायर की वैल्यू निकली है, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए टी की। तो देखो इसमें होता क्या है, जब भी मैं इस स्क्वायर को हटाना चाहूँ ना, तो यहाँ पर लग जाता है रूट, यहाँ पर लग जाता है रूट, मतलब कि किसी वेरिएबल के ऊपर अगर रूट स्क्वायर लगा है और इक्वल टू के साइड में कोई नंबर है, और अगर मैं उस स्क्वायर को हटाना चाहता हूँ, मैं स्क्वायर को काट दूंगा और यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4, ठीक है। अब देखो 4 जो है वो ये किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है ना, 2 2 से 4 होते हैं ना, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। तो टाइम कितना आ जाएगा मेरा बेटा, टाइम आ जाएगा 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, ठीक है। लो बेटा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कितना आ गया 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, ओके। चलो अब मैं तुम्हें एक बार बताऊँ, देखो मेरा टाइम तो आ ही गया है, अब मैं इसमें फालतू के क्वेश्चन लाऊंगा, सीधे मैं क्या लगा दूंगा,
सीधे कौन सी इक्वेशन लगा दूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा बेटा, बड़ी आसानी से फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये ए पार्ट का आंसर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो v निकाल ली थी ना, देखो ये तो मिल ही गया था। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन प्लस का ये, और टाइम अभी अभी आया 2। नाउ v इज इक्वल्स टू 10 टू सा 20। अरे यार बढ़िया आसान, सस्ते में निपट गया है। तो देख लो बेटा क्वेश्चन आराम से, दोनों चीज़ निकल आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो, मुझे ये दो कंडीशन दी गई हैं, मुझे ये दो कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। मतलब कि ये दो कंडीशन या फिर दो सिचुएशन कह लो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो उसका रीज़न दो। फिर ये कह रहा है ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जाम्पल दो। मतलब कि दोनों में एग्जाम्पल देना, बात आई समझ। पहले तो हमें देखना है कि ये जो लाइन जो हमसे कहना चाह रही है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसका एक एग्जाम्पल दे दो। वही चीज़ इसमें, क्या ये जो लाइन हमसे कहना चाह रही है क्या वो चीज़ पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। देखो तो पहले हम ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए की। ए में क्या कह रहा है देखो भैया, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद अ जीरो वेलोसिटी। मतलब कि बॉडी ये कह रही है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे लेकिन उसके पास वेलोसिटी जीरो हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है। मतलब कि बॉडी जो है चले भी, मतलब कि मूव करे, मूव तो कह रहा है, मतलब कि उसके पास जो एक्सेलरेशन हो ना वो कांस्टेंट हो, यानी कि चेंज ना हो रहा हो, हर जगह पर सेम ही हो, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो, जीरो। मतलब उसकी जो वेलोसिटी हो ना वो जीरो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो होगी, अगर स्पीड ही ज़ीरो होगी तो काहे का एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी ही ज़ीरो होगी तो फिर मूव ही कैसे कर जाएगी बॉडी, मूव कैसे कर जाएगी। अगर स्पीड अगर वेलोसिटी है ही नहीं तो बॉडी तो रेस्ट में हो जाएगी, और ये कह रहा है कि भैया एक्सेलरेट कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो मैं एक बात बताऊं, देखो मुझे एक बात बताओ, जब मैं किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराता हूँ तब उसके पास स्पीड क्या होती है बताना। जब किसी बॉडी को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो उसके पास क्या स्पीड होती है, मतलब क्या वेलोसिटी होती है। क्या उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, होती है ना। फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हम। देखो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उसके पास वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब वो कह रहा है तो भाई मेरे दिमाग में आया कि यार वेलोसिटी जीरो होती तो है, ऊपर नीचे वाले केस में होती है, ऊपर नीचे वाले में यानी गिराने विराने वाले केस में होती है। तो अगर मैं किसी बॉडी को अगर ऊपर से जस्ट फॉल करता हूँ, फ्री फॉल करता हूँ, अगर जस्ट छोड़ता हूँ तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है कि नहीं। तो देखो एक चीज़ बात तो समझ में आ गई कि विद जीरो वेलोसिटी ये चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। अब क्या वो बॉडी जब गिरती है तो क्या वो एक्सेलरेट करती है, अरे यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो होता है। ये चीज़ बताई तो मैंने, हर वीडियोस को देखा करो, हर वीडियोस में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहता हूँ, ठीक है। अरे जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही तो होता है उसमें, एक्सेलरेशन चेंज कहाँ होता। देखो चाहे नीचे से फेंको बॉडी को चाहे ऊपर से फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। वो बात अलग है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन से मतलब चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो एक्सेलरेशन, ठीक है। नीचे से अगर ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी कांस्टेंट रहेगा और बॉडी मूव भी करेगी। तो नीचे से ऊपर वाला केस तो ये है नहीं। ये कौन सा केस है, ये ऊपर से नीचे वाला। ऊपर से जब जस्ट जब गिराते हैं किसी चीज़ को तो उसके पास वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। और ये भी हमें पता है कि जब बॉडी किस ऊपर या नीचे से होकर मतलब ऊपर से गिरती है या फिर नीचे से फेंको तो जब ऊपर जाती है तो क्या होता है, उसके पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है, या तो 9.8 रहती है या फिर 10 रहती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस में होगी, नीचे से ऊपर जा रही है तो नेगेटिव में होगी। बात आ गई समझ में। चलो तो मैं क्या करूँगा, पहले
केस में मैं लिखूँगा यस इट इज़ पॉसिबल। यस इट इज़ पॉसिबल लिख के मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दूंगा। एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल का मतलब होता है वही ऊपर से जस्ट फ्री कर देना, किसी भी चीज़ को फ्री फॉल कर देना, यानी गिरने देना, ठीक है। अब बी वाले पे आ जाओ। बी वाले पे आ जाओ। बी वाले पे कह रहा है मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही हो, और उसका जो एक्सेलरेशन है ना, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो उस बॉडी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। देखो पहली बात तो ये समझो परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर होता है अगर ये जो लाइन है इसके जस्ट सीधी मैंने 90 डिग्री की अगर कोई लाइन ऐसे आगे इससे चिपका दी तो ये 90 डिग्री का एंगल बच जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं ना हो ऐसे, फिर तो ये एंगल कुछ और हो गया। ऐसे बनना चाहिए, ऐसे डब्बा सा बनना चाहिए ऐसे करके, तो वो डब्बा सा बन रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो इसमें देखो डब्बा सा बनना है, ये देखो इसमें बनना है डब्बा सा, ये देखो क्या इसमें बनना है, क्या डब्बा सा बताओ। देखो डब्बा सा बनना है, रुक जाओ, क्या इसमें बनना है डब्बा सा, ये देखो इसमें इसमें कहाँ बनना, इसमें बनाओगे तो बन ही नहीं पाएगा ठीक से। तो जब कोई दो लाइन एकदम सटीक ऐसे होती है ना, 90 डिग्री का एंगल जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन में बनाती है तो उन दोनों को कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बात आ गई समझ में। चलो तो क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन, देखो ऐसा होता है केवल किसमें, सर्कुलर मोशन में। किसमें होता है, सर्कुलर मोशन में। तो बेटा ऐसा होता है सिर्फ हमारे कौन से मोशन में, सर्कुलर मोशन में। देखो मान के चलो अगर मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है ना। ऐसे अगर कोई बॉडी घूम रही है, ऐसे करके घूम रही है, तो मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई बॉडी इस पॉइंट पर है या फिर इस पॉइंट पर है या फिर दुनिया के किसी भी पॉइंट पर है, मतलब यहाँ इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पर है, उस पर अगर मुझे उस बॉडी की डायरेक्शन जाननी है ना कि वह किस डायरेक्शन में चला है, उस ही पॉइंट पर जस्ट किस डायरेक्शन में चला है, तो मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट खींच देता हूँ। सर्कल के पाथ पर क्या खींच देता हूँ, टेंजेंट खींच देता हूँ। और वो टेंजेंट किस डायरेक्शन में खींचूंगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पर अगर जानना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जानना चाहूँ मैं, मान चलो इसी पॉइंट पर अगर जानना चाहूँ मोशन की डायरेक्शन कहाँ है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे टेंजेंट खींच दूंगा। ये लो भाई, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है किसकी, उस ऑब्जेक्ट बॉडी की, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी की डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर कोई एक्सेलरेशन हो, तो ऐसा होता है। देखो इस बॉडी के, देखो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है ना, वो भी एक्सेलरेटिव मोशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेटिव मोशन बेशक उसकी स्पीड बराबर बराबर चेंज हो रही है, लेकिन अब क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं जाऊँ तो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन होगी ये, इस पर होगी ये, ठीक है। तो अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब स्पीड और मैग्नीट्यूड में, जब स्पीड या फिर डायरेक्शन में से दोनों भी अगर चेंज हो रही हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन हमारा होता है, ठीक है। अब देखो वो ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बॉडी के मोशन की डायरेक्शन के जस्ट परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होता हो, तो ऐसा होता है। देखो बेटा अब इसके पास एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है क्या होती है, टूवर्ड्स दी सेंटर, ऐसे करके, ठीक है। ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आए, कुछ अजीब लगे ये बात, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है। ज़्यादा आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें, मतलब ध्यान देने वाली बात तो ये है, लेकिन अब फोर्स ना लगाएं आप अपने दिमाग पर। अगर आपको नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप बस इसे रट लें, ठीक है, रट लें। चलो भाई, अच्छा मतलब कि आप बस ये बात ध्यान रखिए, आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी कि सेंटर में क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है। मतलब ये है डायरेक्शन एंड ये है एक्सेलरेशन,
अब देखो डायरेक्शन ये रही और एक्सेलरेशन ये रहा। एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगने का मतलब है अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे ऐसे करके घुमाऊं तो जो एक्सेलरेशन है ना वो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ होता है उसका खिंचाव एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी ये है, ऐसी अगर यहाँ पर ऐसे करके डायरेक्शन होती तो यहाँ पर भी सेंटर की तरफ ही क्या लगता, सेंटर की तरफ क्या लगता, एक्सेलरेशन लगता है ऐसे करके, ठीक है। ये एक्सेलरेशन एंड ये डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, बताओ। दोनों परपेंडिकुलर है ना, ओके, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यस इट इज पॉसिबल, और नीचे लिख दूंगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कह लो कुछ भी कह लो यार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे करके आप एग्जाम्पल देना, ठीक है। चलिए देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा 10th क्वेश्चन कहता है, 10th क्वेश्चन कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है, जिसका रेडियस इतना है, इसकी स्पीड हमें बतानी है अगर ये 24 घंटे लेती है एक चक्कर अराउंड का, मतलब एक चक्कर अर्थ का लगाने में। देखो मैं बताता हूँ, देखो बेटा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारी अर्थ है ना, तो इस देखो राउंड है, ठीक है, इट्स रुक जाओ बेटा, कैलकुलेट स्पीड अराउंड द अर्थ, देखो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप बस कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है, एक किसके अराउंड घूम रही है, किसके अराउंड घूम रही है, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। अच्छा, उस सर्कुलर ट्रैक का बेटा ये जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना दिया है, 42250 किलोमीटर, ओके। अब क्वेश्चन है इसकी स्पीड बतानी है, क्या बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, तो चलो बेटा निकाल लेते हैं। देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं मुझे, क्या क्या चीज़ें दी हैं, देखो सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें मुझे गिवन दी हैं। देखो बेटा मुझे रेडियस दिया है, कितना दिया है, 42250 किलोमीटर, मीटर में तो चेंज करना मत क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। स्पीड मुझे बतानी है, टाइम मुझे कितना दिया है, 24 आवर्स दिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्पीड है ना, ये जो जिस स्पीड से चल रहा होगा वो स्पीड बता दो, वो स्पीड कितनी है। तो देखो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं, उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस जो होती है 2πr अपॉन में टाइम, ऐसे तो निकालते थे। बस लगा दो ये फॉर्मूला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर कोई बॉडी अगर अगर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड इस वाले फार्मूले से निकालते थे, तो बस ये वाला फार्मूला लगा दो। तो देखो देखो 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। या फिर एक काम करो, ऐसे कर लो, देखो 2 × में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो 22/7 लिख लेता हूँ, ओके। रेडियस कितना होता है, रेडियस कितना बताओ, रेडियस ये है मुझे दिया है, कितना दिया है, 42250, ठीक है। अपॉन में क्या है इस पूरे के, अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना है, टाइम है मेरा 24 घंटे, ठीक है, टाइम है मेरा 24 घंटे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। तो देखो अब इसे पहले तो काट दो, इसे काट दो, इसे इससे काटोगे, इससे काटोगे, देखो 24 से काट, देखो 2 से काटो, तो 2 से जब मैं इस पूरी वैल्यू काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 211, देखो यार यहाँ पे डिवाइड कर ही लेते हैं साइड में, 42250 को जब मैं 2 से जब काटूंगा तो 2 कुछ नहीं बचा, एंड 2 कुछ नहीं बचा, देन फिर 2 कितना बचा 5, सो 2 4 कितना बचा 1, और ये आ जाएगा तो 5 आ गया, ठीक है। कितनी बार गया बेटा ये, 2 5 10,
कितनी बार गया, 21125। ओके, और ये कितनी बार गया नीचे वाला, ये गया 12 बार। देखो और काट दो, ऐसे और कट जाएगा क्या, देखो और काट के देखो। एक काम करो, सीधा सीधा इसका डिवाइड ही कर दो, तुम इसमें डिवाइड कर दो, या फिर चलो एक काम करो, इसे और काट देते हैं, इसे काट देते हैं, ठीक है। तो देखो ये 6 बार चला गया और ये कितनी बार गया, 1 बार, 2 से ही। अब देखो इसे इसे और काट लो, तो देखो 22 को काट लो, ये 2 के से 3 बार, ये 11 बार। तो इसे साफ करके थोड़ा सा लिख लेते हैं, कितना बचा हो बताओ, 11 इंटू में 21125 अपॉन में 3। बस अब ये पूरी क्वांटिटी तुम सॉल्व करनी है यार, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुझसे आगे तुम्हें बताना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लो यार। तो एक काम करो, सिंपल कर लो। देखो इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। देखो 11 एंड 3, सो 11 3 1 से 3 2 6 3 3 9, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 3 3 से 9, कितना बचा, 9 10 11, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, कितने बार जाएगा बताओ, 6 बार 18, कितना बचा, 2 बचा ना। अब क्या करो, फिर से 0 बढ़ाओगे तो देखो फिर से आपका वही आएगा, ठीक है। कितना आ गया, इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आएगा 3.66। अब इसमें 21125 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। ओके, आंसर आ जाएगा। ओके चलो वो ये यार मल्टीप्लाई तो कर ही लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, मैथ्स लगाइए, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, शेयर कर दिया करो वीडियो को, ठीक है।